उसके सामानों को फिर से चेक करता है तो पता चलता है कि अब तक जिन लड़कियों का कत्ल हुआ था, ब्रेसलेट उन सभी लड़कियों के कटे हुए होठों से बना है। समंदर किनारे एक लड़की की लाश मिलती है जिस पर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही कोई आईडी। लड़की का होंठ भी कटा हुआ था। उसे फोर्स करता है कि तुम उसके साथ सेक्स कर लो, लेकिन मोनिका मना कर देती है क्योंकि वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी जो किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाए। फिल्म की शुरुआत में हम मोनिका को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड मारियो के साथ शिपयार्ड क्लब में जाती है। क्लब में सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और मारियो भी अपने एक फ्रेंड के साथ इंजॉय करने चला जाता है। इधर मोनिका बार अटेंडर के पास जाती है जो खुद को क्लब का मालिक बताता है। मोनिका उससे बातें करती है और क्लब में अपने लिए काम मांगती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर मोनिका उसके साथ एक रात बिताती है और उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाकर जॉब ले लेती है। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। समंदर किनारे एक लड़की की लाश मिलती है जिस पर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही कोई आईडी। लड़की का होंठ भी कटा हुआ था और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बिल्स्की केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है। फोरेंसिक डॉक्टर ड्यूबियाला लाश की जांच करता है और पता चलता है कि यह लड़की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हेलेना की बेटी है। वो लोग हेलेना को लैब में बुलाते हैं और लाश को देखने के बाद हेलेना भी कंफर्म कर देती है कि यह लाश मोनिका की ही है। लैब में लाश की जांच करने के बाद डॉक्टर बताता है कि मोनिका के गुप्तांग में बोतल के टुकड़े मिले हैं और इसके होठ उसके मरने के बाद काटे गए थे। कुछ दिन बाद बिल्स्की अपने ऑफिस में होता है। तब बिल्स्की का सीनियर प्रोसिक्यूटर एम्ब्रोजिएक उसके पास आता है और उसे एक फाइल दिखाकर बताता है कि 15 साल पहले जानेता कलेता नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था जिसे आखिरी बार शिपयार्ड क्लब में ही पार्टी करते हुए देखा गया था। उसके भी होंठ काटे गए थे और गुप्तांगों में बोतल के टुकड़े मिले थे। खून करने वाला उसका ही मंगेतर याकूबियक था जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो बेल पर बाहर आया है। इसके बाद बिल्स्की पूरी फोर्स को साथ लेकर याकूबियक के घर जाता है। याकूबियक कहता है कि मैंने अपनी मंगेतर को नहीं मारा था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी एम्ब्रोजिएक ने मुझे फंसा दिया था। ये खून भी मैंने नहीं किया है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले को उसके बैकयार्ड में मोनिका के खून से सने हुए उसके कपड़े मिल जाते हैं। ये देखकर याकूबियक कहता है कि तुम लोग फिर से मुझे फंसा रहे हो। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। बिल्स्की उसे लेकर अपनी ऑफिस में आता है और उसे बताता है कि हम तुम्हारे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा रहे हैं। वो याकूबियक से चार्जशीट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन याकूबियक उससे एक गिलास पानी मांगता है। जैसे ही बिल्स्की पानी लेने के लिए बाहर जाता है, मौका देखकर याकूबियक खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान दे देता है। सबको लगता है कि मोनिका का कातिल अब मर चुका है। जिसके बाद बिल्स्की का बॉस उसके पास आता है और उसे कहते हैं कि इस केस का कातिल मर चुका है, याकूबियक ही असली कातिल था, तो अब तुम ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो, बस इस केस को बंद कर दो। लेकिन बिल्स्की अकेला ही ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इतना खतरनाक कातिल पकड़े जाने के डर से अपनी जान दे देगा। वो अपने बॉस की बात नहीं मानता और अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। वो पहली विक्टिम जनेता कलेता की फैमिली से मिलने के लिए जाता है। जनेता की फैमिली से बिल्स्की को उसके कुछ फोटोज मिलते हैं। एक फोटो में जनेता एक अनजान बूढ़े आदमी के साथ बैठी हुई थी जिसे जनेता की फैमिली में कोई नहीं जानता था। बिल्स्की वो फोटो ले लेता है। फिर वो रात में जज हेलेना के घर जाता है और उनसे भी शिपयार्ड क्लब के बारे में पूछता है। हेलेना उसे बताती है कि मोनिका क्लब में ही काम करती थी। इसके बाद वो बिल्स्की से कहती है कि मोनिका के हाथ में एक अंगूठी थी जिसे वो कभी नहीं निकालती थी। क्या वो मोनिका के सामानों में है? बिल्स्की कहता है कि मैंने उसके सामानों को ठीक से नहीं देखा है, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग इस अंगूठी को याद रखना, इस अंगूठी से ही आगे कातिल पकड़ा जाएगा। इधर मोनिका की माँ हेलेना उसकी मौत से बहुत दुखी होती है और वो देखती है कि उसका पति रोमन बहुत परेशान है और किसी से फोन पर बातें कर रहा है। यह देखकर हेलेना को भी शक होता है कि रोमन उससे कुछ छुपा रहा है और वो रोमन का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि रोमन शिपयार्ड क्लब के मालिक कजार का लॉयर है और कजार एक खतरनाक गैंगस्टर है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मोनिका क्लब में बार अटेंडर की जॉब करती है। कजार क्लब में आता है। मोनिका नहीं जानती थी कि कजार क्लब का असली मालिक है। वो कजार के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो कजार को महंगी ड्रिंक्स बेच सके। कजार को मोनिका का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और वो मोनिका को अपनी रखैल बनाना चाहता है। जिसके बाद मोनिका का बॉयफ्रेंड उसे कजार के बारे में बताता है और उसे फोर्स करता है कि तुम उसके साथ सेक्स कर लो, लेकिन मोनिका मना
कर देती है, क्योंकि वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी जो किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाए। ऊपर से कजार उसके बाप की उम्र का था। लेकिन एक दिन मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर होती है, तभी कजार वहां आता है और वो मोनिका को जबरदस्ती असॉल्ट करता है। कई बार ऐसा होने के बाद एक दिन मोनिका रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन में जाती है। वो स्पाइडर नाम के इस पुलिस वाले के सामने अपने रेप और एक मर्डर जो कि कजार ने उसके सामने ही किया था उसके बारे में रिपोर्ट करती है। लेकिन मोनिका की बुरी किस्मत, पहले बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और अब स्पाइडर भी मोनिका को वापस कजार के हवाले कर देता है और इस बार कजार मोनिका को और भी बुरी तरह से असॉल्ट करता है। खैर, इधर प्रेजेंट में बिल्स्की को पुराने रिकॉर्ड्स देखने पर पता चलता है कि सिर्फ मोनिका और जनेता ही नहीं, पिछले 15 सालों में कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट ही थी, तो उनके गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन सब का शिपयार्ड क्लब से कनेक्शन रहा है। इसके बाद वो मोनिका के घर में उसके कमरे की जांच करता है। कमरे में बिल्स्की को ड्रग्स का एक पैकेट मिल जाता है जिस पर मोनिका के बॉयफ्रेंड का फिंगरप्रिंट होता है। इसके बाद बिल्स्की स्पाइडर और उसके एक और साथी पुलिस वाले के पास जाता है और उन दोनों से भी केस में हेल्प करने के लिए कहता है और तीनों मिलकर मोनिका के बॉयफ्रेंड को ढूंढ लेते हैं जो कि कजार से छुप रहा था। वो बिल्स्की से कहता है कि मैंने मोनिका को नहीं मारा। तब बिल्स्की उससे कहता है कि अगर तुम जानते हो कि मोनिका को किसने मारा तो तुम हमारे साथ मिलकर सरकारी गवाह बन जाओ। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता, स्पाइडर वहां आता है और वो मोनिका के बॉयफ्रेंड को गोली मार देता है। उसकी मौत हो जाती है। इधर हेलेना अपने हस्बैंड रोमन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कजार के लिए कब से काम कर रहे हो। तब रोमन उसे बताता है कि कजार के लिए काम करना मेरी मजबूरी थी। मोनिका की मौत के कुछ दिन पहले कजार ने मुझे कांटेक्ट किया था। उसके पास मोनिका के न्यूड फोटोज थे। उन फोटोज के बदले मैंने उसके लिए कुछ सेल कंपनियां बनाई जिसे कि कजार अपनी ब्लैक मनी को वाइट करता है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कजार के खिलाफ वो सारे सबूत हैं। वो पेन ड्राइव तुम बेल्स्की को दे दो, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। इसी के साथ हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां मोनिका अपने पापा रोमन से भी मिलने के लिए आती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि कजार ने किस तरह से उसका रेप किया। वो पूरी तरह से डरी हुई थी। पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तब रोमन ने ही उससे कहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम कहीं जाकर छुप जाओ। इधर प्रेजेंट में हेलेना बेल्स्की को पेन ड्राइव दे देती है, जिसके बाद बेल्स्की अपने बॉस की ऑफिस में जाता है, उसे कजार के खिलाफ सारे सबूत दिखाता है और कजार का अरेस्ट वारंट ले लेता है। फिर वो पूरी फोर्स के साथ कजार के घर जाता है। पुलिस को देखते ही कजार खुद को सरेंडर कर देता है। बेल्स्की उससे पूछता है कि आखिर तुमने मोनिका को क्यों मारा। तब उसने अब तक जितनी भी लड़कियों का कत्ल किया था सब कबूल कर लेता है, लेकिन वो बार बार कहता है कि मैंने मोनिका को नहीं मारा। इसके बाद बेल्स्की पुलिस वालों के साथ मिलकर कजार के सभी ठिकानों की जांच करता है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे साबित हो सके कि कजार ने ही मोनिका का कत्ल किया है। बेल्स्की को याद आता है कि कजार ने अपने हाथ में एक अजीब तरह का ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो कजार के सामानों को फिर से चेक करता है तो पता चलता है कि अब तक जिन लड़कियों का कत्ल हुआ था, ब्रेसलेट उन सभी लड़कियों के कटे हुए होठों से बना है, लेकिन उनमें भी मोनिका का डीएनए नहीं मिलता। फिर भी कजार की क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए कजार को मोनिका का कातिल मान लिया जाता है और केस बंद कर दिया जाता है। स्पाइडर भी कजार के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस वाले उसे भी अरेस्ट करने जाते हैं। जैसे ही लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, स्पाइडर उन पर गोली चलाने वाला होता है और पुलिस वाले उसका ही इनकाउंटर कर देते हैं। केस खत्म हो चुका था। बेल्स्की भी आखिरी बार हेलेना से मिलने के लिए जाता है और मोनिका के साथ जो भी हुआ हेलेना को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद हेलेना भी उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने बाहर जा रही हूँ। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन असली पिक्चर अभी भी बाकी है। आखिर में हम देखते हैं कि हेलेना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ड्यूबिएला के साथ उसके फार्म हाउस पर जाती है। दरअसल दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। ड्यूबिएला का बेटा मारियो और हेलेना की बेटी मोनिका दोनों इनके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे और अपनी बेटी की मौत का गम भुलाने के लिए ही हेलेना उसके साथ छुट्टियां मनाने आई है। लेकिन फार्म हाउस पर मारियो भी होता है। वो तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब मारियो ड्यूबिएला से कहता है कि आप दोनों इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, तो आप इन्हें सच्चाई बता क्यों नहीं देते। यह सुनकर ड्यूबिएला थोड़ा परेशान हो जाता है और हेलेना भी सोचती है कि आखिर किस तरह की सच्चाई बताने की बात कर रहा है। लेकिन ड्यूबिएला मारियो को वहां से घर भेज देता है
रात में हेलेना फार्म हाउस में टहल रही होती है, तभी एक टेबल पर उसे मोनिका की रिंग मिल जाती है, जिसे देखकर हेलेना समझ जाती है कि ड्यूबेला और मारियो दोनों उसे कुछ छुपा रहे हैं। इधर बिल्स्की को भी अंगूठी की याद आती है। वो सोचता है कि उसे अब तक कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि कजार ही मोनिका का कातिल है। फिर उसे याद आता है कि एक बार जब वो ड्यूबेला के घर पर कुछ बात करने गया था, तब उसका बेटा मारियो उससे अंगूठी ही छिपा रहा था और वो भी हेलेना को बताने के लिए फार्म हाउस आने लगता है। इसी के साथ एक छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कजार से बचने के लिए मोनिका मारियो के साथ फार्म हाउस में आती है, लेकिन यहाँ आते ही मारियो की नीयत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि हर कोई मोनिका के साथ एंजॉय कर रहा है तो थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ, और वो मोनिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मोनिका मना करती है, तब वो मोनिका का सर फर्श पर बार बार पटकता है, जिससे कि मोनिका की मौत हो जाती है। लेकिन मारियो ने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। इधर प्रेजेंट में ड्यूबिएला भी हेलेना के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उस दिन मारियो ने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था। मारियो खुद को सरेंडर करना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया, और मारियो को बचाने के लिए याकूबिया को फंसाना मेरे लिए आसान था, इसलिए मैंने ही मोनिका के होंठ काटे और ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे मोनिका और जनेता का कातिल एक ही है। हेलेना के सामने सब कुछ कबूल करने के बाद ड्यूबेला खुद को गोली मार लेता है। तब तक बिल्स्की भी फार्म हाउस पहुंच जाता है। ड्यूबेला की लाश देखने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। पुलिस वाले मारियो को भी अरेस्ट कर लेते हैं और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म फैमिली के साथ देखने के लायक नहीं है, पर अकेले में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही ये फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताना कि फिल्म में आपके लिए सबसे बेस्ट सीन क्या था। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।